हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नीट 2023 में देखा जाए तो अभी भी आपके पास पूरे 60 डेज बाकी हैं, बल्कि लास्ट के 6-7 डेज तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो इन 60 डेज में आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको आपके मन चाहे स्कोर तक ले जाएगा। दोनों तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और ऐसे जिनका हो चुका है। तो दोनों को ही किस तरह अपने इन 60 डेज की प्लानिंग करनी है वो मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बट ध्यान रखिएगा, जो भी प्लानिंग आप लोग करेंगे वो एक स्मार्ट प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये जो 60 डेज हैं बहुत क्रूशियल हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अब तक आपने जो पढ़ाई की वो एक तरफ है, और अब जो 2 मंथ्स में आप लोग अपना रिवीजन प्लान करेंगे वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो इस रिवीजन को बहुत ही स्मार्टली प्लान करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीशन से मेरा मतलब है कि 90-95% तक आपका सिलेबस कंप्लीट है, तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर देखें तो। कुछ एकाध चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में बाकी रह गए तो दैट डजंट मैटर, वो आपके रिवीजन में इंक्लूड हो जाएंगे। बट हाँ, मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट है और अब आप प्लान कर रहे हैं कि हम किस तरह से इन 2 मंथ्स को यूटिलाइज करें बेस्ट वे में कि हम अपना स्कोर अचीव कर सकें। आज आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के, अपना 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अपना एक ट्रैकर चार्ट बनाना है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ट्रैकर चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। अगर वीडियो मिस हो गया है तो लिंक के थ्रू जरूर देखें आप लोग, ठीक है। तो ये जो ट्रैकर चार्ट आप लोग बनाएंगे ना, उसमें सिंपली आपको अपने तीनों सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उनका नाम लिख लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग 98 चैप्टर्स आपके हैं टोटल तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर। तो अब आपको सिंपली हर चैप्टर के आगे एक एक डेट डालनी है, ठीक है। कैसे डालनी है वो भी सुनिएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों के पास जो 60 डेज हैं उसमें आप 2 साइकिल्स कर सकते हैं रिवीजन के। देखो, एक बात ध्यान रखना कि सिलेबस जो है ना, वो आप लोग कितना भी पढ़ो, किसी भी चैप्टर को दोबारा थ्योरी पढ़ो, हर बार आपको ऐसा ही लगेगा कि यार हम चीज़ें भूल गए हैं। भूलना ह्यूमन ब्रेन की खासियत है और नो डाउट चीज़ें भूलते रहते हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जो भी बच्चे नीट में हर साल सेलेक्ट होते हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं, रैंक्स लाते हैं, वो बच्चे चीज़ों को बहुत, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर भी चीज़ों को डीपली पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट मेकिंग में लगे हुए हैं। वो चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। मल्टीपल रिवीजन करने से वो चीज़ें उनके माइंड में एकदम फ्रेश रहती हैं और नीट में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए उनका आंसर सही हो जाता है। तो आपको भी इस वक्त अपना जो पूरा ध्यान है वो रिवीजन पे लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही थी कि आप जो अपना ट्रैकर चार्ट बनाओगे ना, उसको 2 साइकिल्स में रिवीजन करो। एक 40 डेज का कर लो और एक 20 डेज का कर लो, इस तरह से स्प्लिट कर लो। फर्स्ट साइकिल 40 डेज का प्लान करो, सेकंड साइकिल 20 डेज का बाद में प्लान करेंगे। तो फर्स्ट 40 डेज में आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आपके 38 चैप्टर्स हैं, तो हमने सेफ साइड के लिए 40 डेज ले लिए, ठीक है। हर चैप्टर के आगे आप एक एक डेट डाल दें और चैप्टर्स की सीक्वेंस जरूरी नहीं है अब आप लोग है ना एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो करें। जब आप कॉन्सेप्ट्स बना रहे थे तब तो वो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी था, बट अब आप लोग क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब आपने देखा होगा मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा तो छोटा सा वीडियो है, जरूर देखो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर नीट में कितना वेटेज रखता है। हालांकि एनटीए कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं देता इस चीज़ का, बट एनालिसिस के बेसिस पर हमें ये इजीली पता लग सकता है कि किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको पता है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब काफ़ी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो अपने ट्रैकर चार्ट में स्टार्टिंग में आपको इन चैप्टर्स को रखना है जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और फिर जो माइनर चैप्टर्स हैं जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, उनको लास्ट में रखना, ठीक है। अब इसी तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आप डिवीजन कर लेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपके सामने एक टारगेट सेट हो गया कि हाँ भाई मुझे इस दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो उस चैप्टर को कंप्लीट कैसे करेंगे, इन 2 स्टेप से। आपको बिल्कुल भी उन चैप्टर के लिए अपने डिटेल्ड नोट्स को पढ़ने नहीं बैठना है, या ऐसा मत सोचना कि यार ये रिफ्रेशर बुक मैंने बहुत पहले खरीदी थी, इसमें से जरा इस चैप्टर को दोबारा कर लेता हूँ। नेवर, इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना बच्चों। नीट में आपको पता है बहुत ही सिंपल टाइप का एग्जाम है, जेईई की तरह यहाँ पर हर साल नए नए पैटर्न के या नए टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली चीज़ें रिवाइज होती हैं, रिपीट होती हैं। तो जो पूछी गई चीज़ें हैं वही हर बार पूछी जाती है, बस उसको कभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे देंगे, कभी असर्शन टाइप क्वेश्चन में, कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछेंगे, टॉपिक्स वही रहेंगे। तो नए टॉपिक्स पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना। आपको सिंपली क्या करना है,
अगर आपने 1 मार्च में डाला है कि भाई मान लो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है, तो आपको सिंपली अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो प्लस एनसीईआरटी से उस चैप्टर को देखना है, ठीक है, और साथ में उसी दिन आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप पीवाईक्यूज तो करो ही करो, प्लस जो भी आपके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपने अगर करे हों तो उन्हें भी आप रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे, ठीक है। नए क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है, पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीट करो, पीवाईक्यू जरूर से करना, इसको मिस मत कर देना, ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको हर चैप्टर के लिए, इसी तरह फिजिक्स में, इसी तरह केमिस्ट्री और इसी तरह बायोलॉजी में आपको ये दोनों चीजें हर चैप्टर के लिए फॉलो करनी है। और सेट टारगेट, जो आपने टारगेट सेट किया है अपना डेली, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं कर लोगे तब तक उस दिन सोओगे नहीं आप लोग, ठीक है, ये डिसाइड करना है। अच्छा हाँ, उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि मैम हम लोग डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, तो डेली आप लोगों को, अब ये विग्रस स्टडी करने वाला टाइम है बच्चों, इस समय आपको डेली तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप 3-3 आवर्स की सिटिंग फिक्स कर ले, 3 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे फिजिक्स, ऐसे 3-3 घंटे के स्लॉट्स फिक्स कर ले और बीच में 1-1 घंटे का गैप ले लें। अगर आप इतना भी पढ़ोगे तो तब भी आप पूरे 24 घंटे में से 9 घंटे ही तो पढ़ाई कर रहे हो, तो 9 घंटे तो मोर देन इनफ है। अगर आप इस पैटर्न में चीज़ों को पढ़ोगे और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमारी कैपेसिटी तो और ज़्यादा है, हम तो 12 से 13 घंटे भी पढ़ सकते हैं, अगर लगता है तो, वैसे 9 to 10 आवर्स भी सफिशिएंट हैं रिवीजन के लिए, तो जो आपके 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसमें आप उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो जो आपको लगता है मेरी वीक है। मान लो आपको लगता है मेरी थर्मोडायनेमिक्स अभी अच्छी नहीं है तो उसके क्वेश्चन कर लिए। मान लो बायोलॉजी में लगता है कि यार मॉर्फोलॉजी बहुत ही भूल रहा हूँ मैं, तो उसके क्वेश्चन देख लिया या एनसीईआरटी से बार बार डायग्राम देख लिए, ठीक है, बट उन टॉपिक्स की भी लिस्ट होनी चाहिए कि ये मेरे वीक टॉपिक्स है। तो अगर मेरे पास इन 9 आवर्स के रिवीजन के अलावा 2 घंटे एक्स्ट्रा है तो मैं उन टॉपिक्स को करूँगा, वरना जितना रिवीजन में वो टॉपिक्स होते जाएँ उतना ही करना है, ठीक है, क्लियर। और सबसे बड़ी गलती जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, मॉक टेस्ट को अवॉइड करना बच्चों, ये गलती बिल्कुल मत करना। मॉक टेस्ट किसी भी हालत पे देने ही देने हैं आप लोगों को, बल्कि जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें एटलीस्ट वीक में 2 टेस्ट तो देने ही हैं, बिल्कुल नीट पैटर्न में। वही अगर आप लोगों ने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है वहाँ पर जाकर आप देते हैं टेस्ट तब तो ठीक है, अगर नहीं आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो OMR शीट्स खरीद लीजिए मार्केट से, और जो भी टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं ऑफलाइन मोड में ही दीजिए। और जो आपके 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 2 बजे पेपर होता है, 5:20 तक होता है, उसी टाइम स्लॉट में बैठ के पेपर देना है। तो अपने ट्रैकर चार्ट में जो आप बनाएंगे उसमें आपको 2 दिन वीक में इसके लिए भी स्लॉट खाली रखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये मान के चलना बच्चों, जितना स्कोर आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो ना वही आपका नीट का स्कोर है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैम नीट में तो अभी मॉक टेस्ट में तो हमारे 300-400 आते हैं, बट हम 2 महीने बाद है ना 600 तक ले आएंगे। कैसे ले आओगे जब आप मॉक टेस्ट में ही नहीं ला रहे हो, तो वहाँ कैसे ले आओगे? हाँ ला सकते हो, कब ला सकते हो? अगर आप इस तरह से स्मार्टली एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करो तो ज़रूर ला सकते हो। अगर आप कुछ डिटेल पढ़ने में ही लगे रहोगे तब ये पॉसिबल नहीं है। जो भी सिलेबस है, चाहे वो हुआ है नहीं हुआ है, आपको बस चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है। 2 साइकिल्स रिवीजन के ज़रूर से आप दो, तब जाके आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और मॉक टेस्ट में जो आ रहा है ना, हर टेस्ट को नीट का एग्जाम समझ के एग्जाम दो, ठीक है। अपना टाइम सेट करके एकदम अलग से घर में अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई लाइब्रेरी में चले जाओ, कहीं भी जाकर ऑफलाइन मोड में अपने टेस्ट दो और उसको एनालिसिस करो कि उसमें मेरा कितना स्कोर आया। और हाँ, उस टेस्ट को एनालिसिस ज़रूर करना उस दिन 3 घंटे आपका जो टाइम आप टेस्ट आपने दिया उसके बाद, कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, सिली मिस्टेक्स की हैं। जब तक आपका ब्रेन आपकी सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस कंप्लीट जिन बच्चों का हो चुका है उनकी बात हो गई। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना। बहुत सारे वो भी होंगे जो अभी 12th बोर्ड के लिए अपीयर हो रहे होंगे। तो जो 12th बोर्ड के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी, अब जो नेक्स्ट 15-20 दिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के हैं उसमें नीट को कुछ समय के लिए साइड में रख दो। अच्छे से रिलैक्स माइंड में अपना 12th के टॉपिक्स पढ़ो, उनके सब्जेक्टिव पैटर्न में रिवाइज करो और अपने 12th के एग्जाम दो, ठीक है। अपना 12th के एग्जाम्स पूरे होने के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी कि उन बच्चों को आप किस तरह से अपने लास्ट के डेज नीट के लिए यूज़ करने चाहिए, ठीक है। बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर्स हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उनका भी अगर ऐसा है कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब आप लोग ड्रॉप लेते हैं ना
तो 1 साल या 2 साल के अगर आप ड्रॉपर हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पढ़ चुके होते हैं सिलेबस, बट ऑब्वियस 11th-12th में तो आपने पढ़ा ही था, अगर सेकंड ड्रॉप है तो 1 साल और पढ़ा है, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं। आपको हर बार लगता है कि यार जो भी मैं पढ़ता हूँ वो नया है, मुझे तो चीज़ें याद ही नहीं है, और हमेशा एक आप उसमें रहते हैं कि भाई जो सिलेबस है वो अभी तक पेंडिंग है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो वो कभी पूरा होगा भी नहीं। आप नेक्स्ट 2 मंथ या नेक्स्ट 4 मंथ और 1 साल भी दे दोगे तो आपको यही लगेगा कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग सिलेबस कंप्लीशन पे आप ध्यान मत दो। ये जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं इनमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको पूरा जो 98 चैप्टर्स हैं उनको विग्रसली रिवाइज करना है। और क्योंकि आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब चीज़ों पे अभी आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब ये टाइम नहीं है जो बहुत ज़्यादा कि बहुत डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ के कॉन्सेप्ट मेकिंग करें। अब आप लोगों को इस टाइम पर क्या करना है कि सिंपली आपको PYQs के थ्रू अपना पेंडिंग सिलेबस और जो हो चुका है उसका रिवीजन कंप्लीट करना है। किसके थ्रू? PYQs के थ्रू। कैसे करोगे सुनो, आपको भी सेम अपना एक ट्रैकर चार्ट बनाना है, उसमें स्टार्टिंग में आप उन चैप्टर्स को रखना जो अभी भी पेंडिंग है, और उसके बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट है और कम इम्पॉर्टेंट सबसे लास्ट में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो उसमें डेट डाल दी है आपने, अगर आपने मान लो आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लिए 2 दिन रखे हैं तो आपको टू साइकिल्स रिवीजन के नहीं करने हैं, आपको 1 साइकिल में ही रिवीजन करना है, क्योंकि आपकी अभी सिलेबस पेंडिंग है ना। तो आप कोशिश यही करें ज़्यादा से ज़्यादा 50 डेज 60 डेज में आप अपना एक साइकिल भी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस गेनिंग होगा। ठीक है, तो आप उस ट्रैकर चार्ट में इसीलिए आपको कह रही हूँ कि पेंडिंग चैप्टर्स हैं तो आप हो सकता है 1 दिन में नहीं कर पाओ, तो आप किसी किसी चैप्टर को 2 दिन भी दे सकते हो। अब आपको सिंपली उस पेंडिंग चैप्टर की थ्योरी कैसे करनी है, उनके डिटेल्ड लेक्चर्स देखने नहीं बैठना है बच्चों। हम लोग एक एक चैप्टर आपको 15-15 20-20 दिन में भी कंप्लीट करवाते हैं, जो लेंदी चैप्टर्स हैं उनको आप देखने बैठोगे तो वो जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब आप लोगों को सिंपली कोई बात नहीं, वो पेंडिंग चैप्टर है, सबसे पहले उनके PYQ करो, क्योंकि आपको पूरा तो आप पढ़ नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। एक चैप्टर वाइज PYQ उसकी बुक या मॉड्यूल में अगर आपके पास है तो वो आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी एक्सरसाइज में PYQ गिवन है तो आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने मान लो 1 मार्च को अपना रख रखा है कि यार मेरा अभी मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने 1 मार्च को वो लिख रखा है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले PYQs उठाओगे। ठीक है, PYQs करोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, गलत हो सही हो दैट डजंट मैटर, आपको आइडिया लगेगा। और फिर जैसे ही PYQs कंप्लीट हो जाएंगे तब आप NCERT उठाओगे और NCERT से उस चैप्टर को थॉरोली देखोगे। ठीक है, इतना ही आपको करना है, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए 10 या 6 या 7 दिन नहीं देने हैं। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी पेंडिंग है तो आप नेम रिएक्शंस जो भी आपकी उसमें इंपॉर्टेंट होता है उनको बार बार करो, उसके PYQs करो। बस PYQs भी अगर आप 2 to 3 टाइम्स कर लोगे ना, जो बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ यानी कॉन्सेप्ट्स अभी कहीं ना कहीं वीक हैं, तो आपके पास अब एक ही रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और वो है PYQs। उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, जो चैप्टर पेंडिंग है उसे थ्योरी पे ना पढ़ के उसके PYQs को करो, और उसमें जितना चैप्टर आपका कवर हो रहा है वो आपको नीट में स्कोर इम्प्रूव करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और जो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसमें तो आपको यही पैटर्न अपनाना है जो मैंने बताया कि आप सिंपली आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको प्लस NCERT से रिवीजन करो। फिजिक्स में NCERT आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो वो आप अपने नोट्स देख सकते हैं, बाकी केमिस्ट्री में आपको पता है NCERT और बायो में भी, तो NCERT को ज़रूर देखें, चाहे कितने भी अच्छे नोट्स आपने बना रखे हों, बट फिर भी जो फोटोग्राफिक मेमोरी NCERT से आप गेन करेंगे वो नीट में ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आपको PYQs और थ्योरी किस तरह करनी है मैंने समझा दिया है, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, इसी ट्रैकर चार्ट में हो जाएगा, इन्हीं में सब में। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यार 1 मंथ तक मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन करूंगा, वो कभी नहीं आएगा दिन। अभी से आप अपना प्लान करो आज बैठ के पूरा, और कल से पूरा अपना ये जो 50 डेज का 60 डेज का साइकिल आप बनाते हो उसमें लग जाओ। ठीक है, क्लियर। और हाँ, आपको भी बच्चों मॉक टेस्ट देने हैं, इस गलत फहमी में आप भी मत रहना कि यार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देंगे। यार मैंने तो अभी 98 में से 70 चैप्टर या 60 चैप्टर ही कर रखे हैं, तो बाकी के क्वेश्चन तो मेरे गलत होंगे ही, होने दो गलत, कोई बात नहीं। बट जो आपकी प्रेजेंट
स्कोर आएगा ना मॉक टेस्ट में, बस वही आपका नीट का स्कोर है। ये बात आप पे भी लागू होती है। हाँ, आपका क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप वीक में 2 नहीं तो एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट तो 2 ही दो, एवरी संडे या जो भी डे आपको कंफर्टेबल लगता है। ऑफलाइन मोड में सेम जैसे मैंने इनके लिए बताया वैसे ही आपको भी सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, और जो भी उसका स्कोर होगा वो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए भी बच्चों दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स एक अलग से सिंपली एक पेज अपनी वॉल पे लगा सकते हैं और उसमें मॉक टेस्ट 1 उसके आगे पीसीबी का स्कोर, मॉक टेस्ट 2 स्कोर लिखते जाओ। डेफिनेटली आप देखना अगर 1 मंथ आप चीज़ें स्मार्ट पैटर्न में करोगे तो डेफिनेटली आपको 1 मंथ क्या 21 डेज में ही इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। बट हाँ, इसी तरह से स्मार्टली चीज़ें करनी है। प्लीज़ अननेसेसरी अपना टाइम आप वेस्ट मत करो, चीज़ों के डिटेल में मत जाओ, चीज़ों को थॉरोली पढ़ो, विग्रसली रिवाइज करो और PYQs की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप बच्चों को फॉलो करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये अब वो टाइम है बच्चों जब आपने इतनी मेहनत से इस जगह पर आप लोग पहुंचे हो, तो लास्ट के 2 मंथ्स में डर के, डिसअपॉइंट होके, डीमोटिवेट होके इस समय को बर्बाद मत करो। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। ये सब चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं आप, लेकिन अब वो तभी मिलेंगी आप लोगों को जब आप लोग चीज़ों को तरीके से सोच के करेंगे। स्मार्टली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, देन यू विल बी एबल टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रिपरेशन करते रहें एंड डू योर बेस्ट एफर्ट्स।